मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 8 के लिए एक टॉपिक जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ रहे हैं। हम इसके मोटे मोटे से हमने इसके 7 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 8वां डिस्कस करेंगे और ये इस टॉपिक का लास्ट भाग होगा, यानी आज के दिन सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला पाठ पूरा हो जाएगा। कल से हम नया पाठ शुरू करेंगे। कौन सा नया चैप्टर या पाठ शुरू करना है उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे कि सर ये वाला पाठ शुरू कर दो। जिनके ज्यादा वोट होंगे मैं उस हिसाब से नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। आप सबको पर्सनली जब ये क्लास पूरी होती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर ये टॉपिक शुरू करो, ठीक है। हम चले आगे बढ़े थोड़ा सा। हमने लास्ट में खाद्य परिरक्षण से संबंधित पढ़ा था। एक होता है खाद्य विषाक्त जिसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जब हम लंबे समय तक किसी भोजन को खुला रखते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि कर जाते हैं और वही भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसे नॉर्मली बोला जाता है फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। फिर मैंने आपको आगे बताया था खाद्य परिरक्षण, यानी जो फूड या भोजन होता है उनको परिरक्षित कैसे किया जाता है, यानी उनको सूक्ष्म जीवों से बचाया कैसे जाता है। उसका मैंने आपको एक प्रभाव बताया था, शायद रासायनिक। यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप एक हेडिंग डाल दो और हम लिखते हुए चलते हैं। लास्ट में मैंने आपको शायद रासायनिक उपाय लिखाया था, जिसमें हमने लिखा था कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है, और ये याद भी रखना। अब आगे आप लिखो नमक द्वारा परिरक्षण, यानी हम भोजन को या कोई खाद्य पदार्थ को हम नमक के द्वारा कैसे बचाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो नमक द्वारा परिरक्षण। परिरक्षण फिर आगे डैश करके लिखो, डैश करके लिखो आप नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए। नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। नमक का उपयोग आम यानी मैंगो, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चलो आप बोर्ड के ऊपर समझा रहा हूं, यानी मैं नमक का उपयोग करके खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर रहा हूं, यानी उन्हें मैं बचा रहा हूं। किससे बचा रहा हूं? सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया से या जीवाणु से। आपने नॉर्मली देखा होगा जो मांसाहारी जिन्होंने मांस का सेवन किया हो या मांस कहीं भी देखा हो, तो आप क्या देखते हो, जो मांस का बड़ा सा टुकड़ा होता है तो उसके ऊपर यदि मांस को अभी यूज नहीं करना है, शाम के लिए यूज करना है, उपयोग करना है, तो उसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं या नमक उसके ऊपर रगड़ देते हैं। नमक डालना या नमक का रगड़ना कारण इसका ये है कि जैसे ही नमक की परत उसके ऊपर बढ़ती है तो वो नमक की परत फिर बाहर से आने वाले जीवाणुओं को वृद्धि करने नहीं देती। और आपने बड़ी बड़ी मूवियों में, फिल्मों में देखा होगा, तो मछलियां होती है, मछली पालक होते हैं, मछलियों को बेचते हैं मार के फिर बाद में, तो वो भी मछली को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसके ऊपर नमक को लेपते हैं। इसके अलावा हम नमक का उपयोग करते हैं इमली को बचाने के लिए, आंवले को या आम को, मैंगो को बचाने के लिए भी करते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम बड़े बड़े पैकेट्स में जब आम लेके आते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभार किसी आम के ऊपर एक सफेद परत बनी हुई होती है। नॉर्मली हमें बोला जाता है कि आम को धो के खाया करो। वो परत किसकी होती है? नमक की होती है। यानी नमक के द्वारा मैं किन पदार्थों का परिरक्षण करता हूं?
तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम मछलियों का या मांस का, आम का, आंवले का और इमली का परिरक्षण किसके द्वारा करते हैं? नमक द्वारा। चलो अब आप एक लाइन छोड़ के नया हेडिंग और डालो, नया हेडिंग डालो, चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी यानी कौन? चीनी द्वारा परिरक्षण यानी हम चीनी का या शुगर का यूज करके हम परिरक्षण कैसे करते हैं, यानी खाद्य पदार्थों को कैसे बचाते हैं। इसमें आप लिखो जेली। जेली लिखना आता है? जेली खाई होगी। जेली कोमा जैम, जेली कोमा जैम आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। यह चीनी भोजन को खराब करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है। चलो मतलब मोटा सा जो आपने नॉर्मली जैम खाया होगा या एडवर्टाइज आती है, जेली खाई होगी, इनका हम परिरक्षण यानी इनको हम लंबे समय तक जीवाणु से बचाए रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं चीनी का। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए नमक का उपयोग किन पदार्थों को परिरक्षित करने में किया जाता है, तब तुम बोलोगे सर मछली है, मांस है, आम है, आंवला है, इमली है। तो चीनी का तब तुम बोलोगे जैम है, जेली है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे एक और लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, तेल एवं ऐसे लिखो, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ऐसे लिखो आप। एक लाइन छोड़ के, वो चीनी द्वारा पूरा हो गया, अब ऐसे लिखो, लाइन छोड़ के लिखो आप, मतलब नया हेडिंग डालो, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण यानी तेल और सिरके का उपयोग करके हम पदार्थों को कैसे बचाते हैं, इसमें लिखो तेल एवं सिरके का उपयोग, सिरका लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को खराब, ऐसे लिखो, संदूषित छोड़ो, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि तेल एवं सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, यानी तेल एवं सिरके में जीवाणु मर जाते हैं। अब बोर्ड के ऊपर आप जो लिख लिया, सिरका क्या होता है? तेल के जैसा भी पदार्थ होता है। इसका उपयोग वैसे नॉर्मली आपने मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि हम आम को लाके रखते हैं घर में, तो 8-10 दिन बाद वो खराब होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अचार बनाते हैं तो अचार खराब क्यों नहीं होता, 2-3 महीने क्यों पड़ा रहता है? तब बोलेंगे अचार का परिरक्षण करने के लिए हम ज्यादा मात्रा में तेल डालते हैं, अचार के अंदर ज्यादा तेल होता है, तेल डालते हैं तो ये तेल बाहर से आने वाले जीवाणुओं को वृद्धि करने नहीं देता। चलो आगे समझ में, आगे देखो, गर्म एवं ठंडा करके, ये लाइन पूरी होगी, तेल एवं सिरके द्वारा हो गया। अब इसमें गर्म एवं ठंडा करके पदार्थों का परिरक्षण, गर्म एवं ठंडा करके पदार्थों का परिरक्षण, ये हेडिंग है, और आगे डैश करके लिखो, इसमें पहले हेडिंग लिख लो, गर्म एवं ठंडा करके पदार्थों का परिरक्षण। दिख रहा है सबको? अब इसमें आगे डैश करके लिखो, ऐसे लिखो, आपने अपने घर में अपनी माँ मतलब मम्मी, अपनी माँ को दूध उबालकर
रखते हुए देखा होगा, देखा होगा। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। दूध उबालने से दूध में उपस्थित अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो कम ताप के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। चलो देख लिया सबने। अब देखो वर्ड के ऊपर, हम दूध को गर्म क्यों करते हैं या किन्हीं पदार्थों को फ्रीज के अंदर क्यों रखते हैं? मम्मी हमारे दूध को इसलिए गर्म करती है, हम तो ऐसे सोचते हैं गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे फिर जमान डालेंगे फिर उसका दही बनाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल एक स्टेप बाय स्टेप क्रिया है। नॉर्मली बोला जाता है कि हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध के अंदर जो उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव वो मर जाते हैं। जैसे मैं किसी भोज्य पदार्थ को फ्रीज के अंदर रखूंगा तो वहां पे तो गर्मी तो होगी नहीं, ठंड ज्यादा होगी, तो ठंड के कारण भी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आया समझ में? मतलब इसी प्रकार हम इनका करेंगे परिरक्षण हम पदार्थों का कर सकते हैं चीनी द्वारा, हम नमक द्वारा कर सकते हैं, हम उन्हें तेल या सिरके द्वारा कर सकते हैं या ठंडा या गर्म करके कर सकते हैं। अब आप नीचे एक हेडिंग डालो और ताला लगा दो। यहां तक परिरक्षण वाला पूरा हो गया। अब आप ऐसे देखो, दो लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, हेडिंग डालो पाश्चरीकृत दूध, और इसके ऊपर तारा लगाओ। ये पूछा जा सकता है पाश्चरीकृत दूध क्या होता है? दिख रहा है सबको दिख रहा है? वेरी गुड, रीडिंग डाल दिया आपने, वेरी गुड। अब इसमें लिखना शुरू करो, आप लिखना शुरू करो। ऐसे लिखो, पाश्चरीकृत दूध, इसमें लिखते जाओ, ऊपर रीडिंग दिया और आगे लिखो। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, यहां पे लिखा मैंने, ऐसे लिखो 70 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, 70 डिग्री ऐसे लिखा, जो मैंने लिखा ऐसे लिखा, 70 डिग्री से सी लिखा है, ऐसे लिखा, पर 15 से 30 सेकंड के लिए गरम करते हैं, फिर इसे ठंडा कर इसका भंडारण करते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी।
इसलिए इसे पाश्चरीकरण, यहां पे लिखा हुआ पाश्चरीकरण कहते हैं पाश्चरीकरण कहते हैं। लिख लिया सबने? अब जो मैंने आपको पाश्चरीकृत दूध लिखवाया है उस लाइन को आप पढ़ो, एक बार आप पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, 2-4 लाइनें लिखवाई ना, पढ़ो आप। चलो पढ़ ली, वेरी गुड। अब देखो यहां पे आओ, मैं समझा रहा हूं, यहां पे आओ समझा। पाश्चरीकृत दूध, इसका यूज क्या होता है वो बता दो। हम थैली वाला दूध लेके आते हैं, थैली के अंदर वो कौन सा होता है? पाश्चरीकृत दूध होता है। वो कैसा दूध होता है? जैसे गायों से, भैंसों से या बकरियों से, भेड़ों से दूध को दोया, दूहा बोलते, क्या बोलते, या निकाला उनसे, निकालने के बाद मैं दूध को करूंगा गर्म 70 डिग्री सेल्सियस पर, उसको करूंगा गर्म करने के बाद मैं उसे 15 से 30 सेकंड के लिए ठंडा करूंगा। कितना करूंगा? 15 से 30 सेकंड के लिए ठंडा। यानी ये तापमान और ये समय, इन दोनों को मैं उसके अंदर डाल के, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 15 से 30 सेकंड तक मैं उसे ठंडा करके थैली में पैक कर दूंगा। और यही प्रक्रिया या यही दूध कहलाता है पाश्चरीकरण। और इस प्रक्रिया की खोज की थी एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लुई पास्चर। तो इनके सम्मान में इस प्रक्रिया को बोला जाता पाश्चरीकरण। वैसे पहले भी बताया, लुई पास्चर ने एक और चीज को खोजा था, किसको याद है? मैंने पहले भी लिखाया। क्या इन्होंने ऐसा क्या खोजा था? एक और चीज थी, बताओ मुझे। कैसर कक्षा 8 वाले बच्चे, कैसर बताओ तुम। ज्योति, महावीर, प्रवीण, सोडा, अरुण, गोगाराम, क्या आंसर जाएगा इसका? रवि, करण, सिंपल है। निर्मा, क्या जाएगा? और कौन सी एक नाम भूल गया, पुष्पा, क्या आंसर जाएगा इसका? बोलो बोलो। निर्मा, पुष्पा, एक और गुड़िया, नाम भूल गया उसका, मामू, क्या आंसर जाएगा इसका? मतलब इसका मतलब आपको ये बताना है कि जो प्रक्रिया, एक और इससे पहले मैंने टॉपिक में पढ़ाया कि उन्होंने लुईस पास्चर ने खोजी थी, उसका क्या नाम है? और कौन बताएगा? बताओ, ममता तुम बताओ, हीना चौधरी तुम बताओ, क्या आंसर जाएगा? वेरी गुड सर। आपने इससे पहले एक चीज बताई थी, किण्वन। क्या बताया था? किण्वन। उसमें मैंने क्या लिखा था? किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी, हाँ है ना? लिखा था, तो याद करना, ये आए समझ। अब अधिकांश ये पार्ट आपका हो गया पूरा। क्या हो गया? पूरा। अब लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, वो हम डिस्कस करते हैं ट्रेंडिंग की ओर जाते। अब आप बड़ा सा हेडिंग डालो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऐसे लिखो, 2-3 लाइनें छोड़ के एक बड़ा सा हेडिंग डालो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये बड़ा सा हेडिंग डालो, सब लिखो, फिर मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूं, फिर हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मैं इसमें पहले आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा। चलो इसमें लिखो आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में डैश करके लिखो, राइजोबियम जीवाणु, ऐसे लिखो, राइजोबियम ऐसे लिखो, नाम है राइजोबियम जीवाणु, ऐसे लिखो। राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूम, ये भी लिखा नहीं आएगा, लेग्यूम, और पोस्टर में लिखो दालें होती, दालें, जो लेग्यूम यानी दालें लिखा, कोष्टक बंद करो, आगे लिखो, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, तथा यह राइजोबियम लेग्यूम पौधों, लेग्यूम लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, यह राइजोबियम लेग्यूम पौधों की
की जड़ों में गांठों का निर्माण करता है एवं इन पौधों के साथ सहजीविता दर्शाता है एवं इस सहजीविता के फलस्वरूप पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता पैदा करता है। आओ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हेडिंग है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो मैंने पॉइंट लिखा है वो पहले समझा देता हूं, इसके बाद हमें एक चक्र पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्र। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट समझा देता हूं। देखो वैसे जो हमारा शरीर है या जो पौधे हैं, इनमें जो अंदर जो कोशिकाएं हैं उसका मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन। क्या घटक होता है? नाइट्रोजन, जिसको N2 से दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? शरीर 7 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनका मुख्य घटक है। यानी मेरे शरीर में यदि प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए, यदि मेरे शरीर में विटामिन बनाने हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। यानी अधिकांश चीजों को बनाने में जिसकी जरूरत होती है नाइट्रोजन की। भले हम हमारी बात करें या पौधों की बात करें, तो हमें जीवितता के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम वातावरण से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वास्तविकता हम देखें, वातावरण में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। कितनी होती है? यानी पूरी हवा 100% है, जितनी हवा है 100%, वे में 78% की है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, शायद 0.003%। कंफर्म है वो लगभग इतनी है। मतलब वातावरण में समान घनी गैस कही है? नाइट्रोजन। फिर भी हम और पौधे इस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। तो हम कहां से लेते हैं? नॉर्मली हम जीवितता के लिए पौधों के ऊपर निर्भर है, हम भोजन दूसरा पौधे से लेते हैं, है ना? तो पौधे कहां से नाइट्रोजन को लेते हैं? चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूं। आपके घर में ट्यूबवेल है आपके, तो आप यूरिया डीएपी यूज करते हो, उसके अंदर ऐसे लिखा होता है NPK। लिखा हुआ क्या? नहीं होता। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम, और सबसे ज्यादा ये होता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। किसके अंदर? यूरिया डीएपी। तुम देख रहे हो उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ होगा, तो कट्टे आते हैं उनके। तो मैं वापस आऊं पॉइंट के ऊपर। तो हम सोचते हैं कि सर ये नाइट्रोजन 78% हम नहीं ले पाते सीधा वायुमंडल से, तो हम तो पौधों के ऊपर निर्भर है। तो पौधे कैसे लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को लेने के लिए अपनी जड़ों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। मैं बात कर रहा हूं पौधों में किनकी? दालों की। दालें होती है, मूंग की दाल, और कौन कौन सी? मोगर है, मूंग है, शायद मटर भी होगा, हमें दाल होगा, और क्या? इन दालों के परिवार को बोलते हैं लेग्यूम। क्या बोलते हैं? लेग्यूम। ये दालों के जो पौधे होते हैं ये लेग्यूम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेग्यूम। तो ये लेग्यूम या दालें क्या करती है? जड़ों के अंदर इन सूक्ष्म जीवों को, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको बोलते हैं राइजोबियम। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, क्या नाम है? राइजोबियम। इन्हें राइजोबियम से दोस्ती कर देते हैं। राइजोबियम को बोलते हैं तू तो जीवाणु, बैक्टीरिया, तू वातावरण से नाइट्रोजन ले सकता है, वो लेके तू हमें दे दे। तो राइजोबियम कहता भाई मैं क्यों दूं तुम्हें, तुम क्या लगते हो? मैं जीवाणु हूं, तुम पादप हो, हमारा लेना देना कुछ नहीं। मैं एक कोशिक की, तुम बहुकोशिक की, मैं क्यों दूं तुम्हें? हाँ, मेरे पास ऐसी एक क्षमता है, मेरे पास पावर है एक ऐसी जिसकी सहायता से मैं वातावरण से नाइट्रोजन ले सकता हूं, लेकिन तुम्हें मैं क्यों दूं? तो पौधा बोलता है भाई जी ऐसा, तुझे रहने के लिए घर में दे देता हूं, बढ़िया मकान बना के, खाना तुझे 2 टाइम मिलता रहेगा, पानी दूसरा तुझे खूब मिलेगा, तुझे करना क्या, मुझे नाइट्रोजन तो देनी और क्या है। तो उसको लगता है यार ये तो सौदा अच्छा है। इस सौदे को बोलते हैं सहजीविता। क्या बोलते हैं? सहजीविता। मैंने लिखा है, यानी दोनों आपस में
पार्टनरशिप करके ऐसी क्रियाविधि करे कि दोनों को फायदा हो, इससे बोलते हैं सहजीविता। दोनों को फायदा कैसे? अब राइजोबियम जीवाणु को मजे से मिल रही है, घर भोजन दूसरा मिल रहा, पानी दूसरा मिल रहा, और क्या चाहिए? और पौधे को उसके थ्रू क्या मिल रही है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो किसके ऊपर निर्भर है? छोटे छोटे बैक्टीरियाओं के ऊपर। जो लेबियम पादप होते हैं वो किन बैक्टीरियाओं के ऊपर निर्भर है? तब हम बोलेंगे राइजोबियम। क्या बोलेंगे? राइजोबियम। ये चीजें समझ में आई? थोड़ा बहुत ये ध्यान रखनी। फिर वो पौधे बैक्टीरिया से लेते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को अपने कोशिकाओं में ले जाते हैं, फिर अपने विटामिन है, प्रोटीन है, उनका निर्माण करते हैं। आया समझ में? ये था आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब मैं बताऊंगा नाइट्रोजन चक्र। क्या? नाइट्रोजन चक्र। तो आप एक हेडिंग डालो, देखो हेडिंग में ऊपर लिख लो नाइट्रोजन चक्र, 2 लाइनें छोड़ के एक हेडिंग डालो, नाइट्रोजन चक्र। चलो आपने हेडिंग डाला नाइट्रोजन चक्र, आया ना? ऐसे हेडिंग डाला, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और इसमें डैश करके आप लिखते जाओ। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, आप लिखते जाओ। लिखो आप वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। खड़ी पाई लगा के लिखो, यह नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। आवश्यक संघटक, मैं लिख रहा हूं यहां, आवश्यक संघटक है। जो प्रोटीन कोमा क्लोरोफिल कोमा न्यूक्लिक अम्ल, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, कोमा विटामिन आदि में उपस्थित होता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। खड़ी पाई लगाकर लिखो, जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं।
करते हैं। फिर पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ। नाइट्रोजन चक्र में जो चीजें मैंने आपको मोटी मोटी सी दिखाई वो समझा रहा हूं। हालांकि ये चीजें मैंने पहले समझाई भी, फिर भी रिपीट करता हूँ। ये लाइनिंग बोल रही है कि ये वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन पौधों के लिए या हमारे लिए विटामिन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में, पौधों में क्लोरोफिल यानी हरित लवक निर्माण में, हमारे और पौधों के अंदर न्यूक्लिक अम्ल यानी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए आरएनए, उनके निर्माण में ये नाइट्रोजन काम आती है। लेकिन हम सीधे तौर पे नाइट्रोजन ले नहीं सकते। इस नाइट्रोजन को जीवाणु पहले लेते हैं, फिर पौधा इसे अपनी जड़ों से लेता है और अपने शरीर में लेने के बाद पौधा इसकी सहायता से विटामिन, प्रोटीन या अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ बनाता है। और फिर इसमें आगे लास्ट में मैंने लिखा है इन पौधों से जंतु यानी इन पौधों से जंतु नाइट्रोजन को या विटामिन आदि को लेता है। ये थोड़ा बहुत साइकिल है, आपको ध्यान रखना है। अब 2-4 और लास्ट में मैं लाइनिंग लिखवा देता हूं, फिर बाद में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप जहां तक लिखा है उसके नीचे खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब बोर्ड के ऊपर आपने वापस समझा देता हूं। जो लास्ट में मैंने पैराग्राफ लिखा है 2-3 लाइनें, ये लाइनें बोल रही है कि जब वो जंतु या वो पौधा मर जाता है, सिंपली मेरा शरीर है तो मेरे शरीर के अंदर मैं जब पौधों से नाइट्रोजन लूंगा या विटामिन या प्रोटीन लूंगा तो मेरे शरीर में आएगी। जिस प्रकार मेरा एग्जांपल तो कोई जंतु लेता हूं, यदि वो डेथ होती है उसकी, मर जाता है, तो वही चीज आती है वापस जमीन के अंदर, यानी वही नाइट्रोजन संपर्क में आती है वापस जीवाणु की। तो जीवाणु वापस उसको खुदेना शुरू करता है, उसको और विखंडित करता है। विखंडित करने के बाद वो नाइट्रोजन चली जाती है वापस वातावरण में। पर ये चक्र चलता रहता है, वातावरण से जीवाणु में वापस जाती है पौधों में या जंतु में, फिर वहां से वापस आती जीवाणु, फिर वापस चली जाती है इस वातावरण में। तो यही था नाइट्रोजन चक्र। मोटा मोटा सा आपका चैप्टर भी पूरा हो गया। हालांकि हमने पूरे 8 भाग लिए, लंबा चौड़ा चला। अब आप बता देना मुझे नया टॉपिक में कौन सा शुरू करूं। वैसे बढ़िया रेगुलर पढ़ते रहो। और आपकी छुट्टियां थी वो पूरी होगी, 3 दिन आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की होगी। शायद मैंने तो एक वीडियो डाला था छुट्टियों में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो अधिकांश बच्चे शादी ब्याह में थोड़ी बिजी होंगे तो उनको डिस्टर्ब ना हो, इसका हम थोड़ी बहुत पढ़ाई की। अब आप वापस रेगुलरिटी पढ़ाई शुरू कर दो और नया चैप्टर कौन सा शुरू करना वो आप बोल देना। चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया नोट्स पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करो। 8वीं बोर्ड का एग्जाम भी पास है तो बढ़िया पढ़ना है।
ठीक, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।